बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टिएटन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छे से आप लोगों ने प्लान किया होगा। हालात कुछ अच्छी प्लानिंग वाले तो हैं नहीं। वही सियासी हालात आपके सामने कहाँ पर हैं, महंगाई के हालात कहाँ पर हैं, सो लोग परेशान भी हैं। लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो उम्मीद अच्छी रखें, खुश रहें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और अली रामी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम। अच्छा जी, आ जाते हैं पहली खबर की तरफ। और करप्शन केस है, परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापा, पुलिस पर शदीद पथराव और कई अफराद जेरे हिरासत हैं। आमिर भाई आपसे आगाज कर लेते हैं। कल रात को ये तमाम सीन शुरू हुआ। कल रात को बिल्कुल आप सो भी नहीं सके, सारा सीन देख रहे थे। मैं 2 बजे तक टीवी सब लोग वहाँ देखते थे, लेकिन वो सुबह तक ही नहीं हुआ। 5:40 पर शायद पुलिस वापस गई है और नाकामी है पुलिस की, और पुलिस की भी और एंटी करप्शन वालों की, दोनों की, जो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए एक मिस प्लान ऑपरेशन शुरू किया। अगर प्लान ऑपरेशन होता तो शायद परवेज इलाही साहब भी गिरफ्तार हो जाते, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ उसको मिस प्लान किया, बैन किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ज़रा सा मिसबिहेव भी किया। ज़रा सा क्या, ज़्यादा मिसबिहेव किया। जिस तरह से रिजेंटमेंट आई अंदर से, और जिस तरह से वो सीन्स हम देखते रहे कि पानी वाले पाइप से पुलिस वालों पर पानी फेंक रहे, उस पर भाग रहे थे पुलिस वाले। बहादुरी की तो ये मिसाल है जो हमने कल देखी। देखें, कल उनको जो ज़मानत अनाउंस हुई थी उसके कोई पेपर उनके पास नहीं थे और उनके वकील मान भी रहे थे ये बात। मेरा ख्याल है इसको अगर बेहतर तरीके से प्लान किया जाता तो परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये नाकामी जो है ये एक तरह की बदनामी है, मैं ये समझता हूँ। और अफसरान जो हैं वो तमाम हुकूमतों को इसी तरह से मिसगाइड और मिसलीड करते हैं। इनके अंदर से ही इन्फॉर्मर्स हैं जो पहले से बता देते हैं। ये सिर्फ परवेज इलाही साहब तो खैर एक सियासतदान है, उन पर ज़रूर करप्शन के हैं मुकदमात, उन पर उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर उन्होंने करप्शन की है, और उनको कानून का सामना भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप आम हालात में भी देखें तो मुजरमान को पुलिस के अंदर से ही इन्फॉर्म दिया जाता है कि आपके घर, आपके डेन, आपके जहाँ पर भी आप छुपे हैं गार, उस गार के अंदर से आपको पकड़ा जाना है। वो पहले से निकल जाते हैं। शायद यही कल कुछ हुआ कि पुलिस के अफसरान को इतला कुछ थी, और जो ज़हूरलाई रोड पर परवेज इलाही साहब का घर है उसमें इतला कुछ और थी, तो उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो शायद फ़रार होने में कामयाब हो गए। वो पुलिस दावा करती रही कि उनकी मोबाइल लोकेशन तो अगर मेरा मोबाइल जो है इस वक्त मेरी सीट पर पड़ा हो तो वह लोकेशन तो वहाँ की आएगी। अगर मैं घर पे रखा हूँ तो लोकेशन तो वहाँ की आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। जब तक आप अपनी सर्वेलेंस, अपनी जासूसी के निज़ाम को और अपने अंदर जो आपके अहकामात हैं पुलिस अफसरान के, पुलिस वालों को, उसको बहुत ज़्यादा महफूज नहीं करेंगे तो इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह से होगी, प्लान ऑपरेशन ही नहीं था, इन्होंने अपनी तरफ से प्लान किया होगा, लेकिन मिस प्लान था। सैयद ज़फ़र चट्टा जो हैं वो माना जाता है कि अच्छे पुलिस ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर हैं, आजकल वो एंटी करप्शन में हेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अच्छी प्लानिंग नहीं दिखाई इस सारी गिरफ्तारी के अंदर। बहुत सारे लोगों को जिनका कोई माशरे में स्टेचर है, जो किसी जगह पे होते पे रहे हैं, उनकी ज़रूर कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है, और परवेज इलाही साहब की तो बहुत है। इवन आप मोहम्मद खान भट्टी को बड़ी मुश्किल से आप गिरफ्तार कर सके, जो उनके फ्रंट मैन थे, तो इनको तो गिरफ्तार करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम था। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत थी, जो माजरत के साथ से नहीं कर सकते, नहीं नजर आई है। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम सामने देख रहे हैं। अब हिडनली कुछ और ही चल रहा है। आमिर भाई की बात ठीक है, अगर ऑपरेशन इन्होंने करना था, ऑपरेशन मिसबिहेव किया ना, प्लान इनका मिशन था, तो इस ऑपरेशन में बज़ाहिर लगता ये कि सिर्फ एक वूफ दी गई है चौधरी बरादरान को। कल एक बड़ी ज़बरदस्त किसी ने एक ट्वीट की थी कि इस ऑपरेशन से चौधरी साहब को फ़ायदा होगा। चौधरी साहब हमेशा ख़बरों में रहना चाहते हैं। अभी आमिर भाई बात कर रहे थे कि यार अगर गिरफ्तारी ही करनी थी आपने, तो अब वो बाहर निकलता, उसको गिरफ्तार कर लेते। हाँ, बिल्कुल। घर का दरवाज़ा तोड़कर, ख़वातीन को हिरासा करके आपने क्या मैसेज दिया? अगर तो नून लीग ये चाहती है कि जनाब वो वही बदला ले जो मरियम नवाज़ के साथ कराची में हुआ, जो चौधरी तनवीर के साथ उनकी रहायशगाह के बाहर हुआ, जो जाती उमरा के बाहर होता रहा कि बुलडोज़र वहाँ पे पहुँच गए,
जो मॉडल टाउन में होता था, अगर आपने ये बदला लेना तो ये भाई अगर तो सियासत आप वो कौन सी चीजें है? प्लान करके करना चाह रहे अगर यही लोग इक़्तिदार में आ गए तो फिर आपके घर दोबारा नहीं हैं, तोड़े। फिर वो सिलसिला होगा, फिर यहाँ तो अदले का आपने बदला तो चलता गेट तोड़े, वो पता नहीं अंदर घर ही ना पूरे गिरा दे, मुझे तो ये डर लग रहा है। बिल्कुल। सीरियसली सही बात है। जो कुछ अच्छी उम्मीद भी नहीं रखी जाती यहाँ। भाई अच्छे की उम्मीद मैं तो नहीं रख रहा बिल्कुल पाकिस्तान में। मतलब सिंपल सी बात ये है कि कल रात को भी मैंने ना एक ट्वीट किया कि पुलिस, ये जो सियासतदान हैं, ये इक़्तिदार में आते हैं, ये लोग इक़्तिदार में आकर कभी किसी पुलिस, करप्ट पुलिस ऑफिसर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के बैठा हो, अब हाउसिंग सोसाइटी से मुराद जो इस बात को समझते हैं वो उस ऑफिसर के ऊपर पहुंच गए हैं। कभी किसी ब्यूरोक्रेट को पकड़ा हो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है और वो बड़े अहम हाउस में एक एडजस्ट एक दफ़ा सेक्रेटरी लगा हुआ है, स्पेशल सेक्रेटरी है वो। मतलब इन लोगों को कभी करप्शन पे पकड़ा है आपने? कभी इनका घर तोड़ा है जाके? क्यों? क्योंकि यही सियासतदान इन्हीं ब्यूरोक्रेट के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर खाते हैं और बाद में वही इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप इनको पहले पकड़ें, इनको रगड़ें। सबसे ज़्यादा करप्शन तो ये करते हैं, रास्ता आपको ये बताते हैं और उसके बाद ये आपके पास आ जाते हैं। अब मोहन ने रात को ट्वीट किया कि यही परवेज़ लाई जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने पुलिस के लिए मराद जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ खड़े होकर उन्होंने अप्रूव किए। पहली बात तो ये, मराद उन्होंने अपनी जेब से नहीं दी, मराद ये सरकारी हैं। सरकारी मराद देने से ये मुराद नहीं है कि आप एंटी करप्शन करें और करप्शन करके आपको छूट दे दी जाए, वो आपका बिल्कुल कवर अप करने के लिए नहीं होती। 8 अरब रुपए की आपने गाड़ियाँ अप्रूव की थी पुलिस के लिए, और इसके अलावा भी आपने बहुत ज़्यादा मराद जो हैं वो तनख्वाहों की मद में, अलाउंसेस की मद में वो आपने अप्रूव की, तो वो ये सरकारी पैसा था, ये आप अपनी जेब से नहीं दिया। बहरहाल मुद्दा ये है कि ये अगर गिरफ्तारी ही करनी थी तो ये सारा इतना बड़ा प्लान जो है वो करने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। परवेज़ लाई साहब घर से बाहर निकलते आप उनको गिरफ्तार कर लेते। आपने घर में जाके जो तमाशा लगाया है वो पूरी दुनिया देख रही है, ये बदनामी का सबब बनता है। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, हुकूमती टीम जो है वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करी, दूसरी तरफ उसी तहरीक इंसाफ के सदर के घर के ऊपर आप इस तरह धावा बोल दें, ये भी गलत है। अब इसमें मुज़ाकरात वाली बात की, वहाँ ऑलमोस्ट आपको चीज़ें सेटल होती नज़र आ रही हैं, सेटल होती नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने ये कर दिया तो फिर देखिए, हम ये नहीं कहते कि परवेज़ लाई साहब ने कोई पाक दामन है, कतन भी नहीं है। करप्शन उन्होंने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं और जो एंटी करप्शन की तरफ से तमाम तर सबूत मुहैया किए गए हैं, उससे बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक करप्शन की है। क्योंकि ये तो सीएम हाउस में भी जाते हैं तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बेहतर अंदाज में आपको स्टोरीज देते रहे हैं कि कैसे पैसे का इस्तेमाल और कहाँ पैसा जाता रहा है। हर वज़ीर आला की सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप कोई भी प्रोक्योरमेंट के ऊपर चले जाओ ना, कोई प्रोक्योरमेंट मुझे साफ शफाफ दिखा दे जो करप्शन कमीशन के बगैर हो। तमाम जो लोग ऑफिसर सुन रहे हैं उनको पता है कि प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो भी चीज़ आप परचेज करेंगे ना, जो भी खरीदारी करेंगे सरकारी सतह पे, उसमें कमीशन है। अब इसी तरह आपने 5-5 अरब के 8-8 अरब के प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रहे हैं और उनके टेंडर्स दे रहे हैं। टेंडर ऐसे तो नहीं दिए जाते, बिल्कुल मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए फिर आप 10% 20% पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत सारे मसले हैं भाई साहब, पेपरा रूल्स हर चीज फॉलो की जाती है। उसके बावजूद देखिए 2 कंपनियां 3 कंपनियां आई हैं, तीनों कंपनियां वो क्वालिफाई कर ली किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर। आप उनको कहते हैं भाई आप तीनों कंपनियां क्वालिफाई कर रहे हो, जो हमें माल देगा हम उसको अलाट करें, सही, जो उनको माल दे देगा वो उसको प्रोजेक्ट अलाट हो जाएगा। अब उसने प्रोजेक्ट ले लिया भाई, अब वो क्यों किसी को बताया कि जनाब मैंने इतने पैसे दे के लिए। बिल्कुल, ये तो बाज़ का आप अपनी इंक्वायरी करते हैं तो हो सकता है किसी के दिल में को पाकिस्तान के लिए ख्याल आ जाए कि यार ये पाकिस्तान में गलत हो रहा है, तो वो शायद आप बता दें कि जनाब वाकई मैंने इनको किकबैक्स दिए हैं, तो लिहाजा इस केस में, इस प्रोजेक्ट में इतना कमीशन ये लोग खा चुके हैं। सही, हर सियासतदान किसी के भी हल्के में कोई प्रोजेक्ट आता है वो उसमें अपना कमीशन ज़रूर रखता है। ये बात तय है। और इस पर कोई गिरफ्तारी आज तक बस नामों की हुई है, कोई सबूत किसी को नहीं, और इस पे सबूत है भी नहीं है, इस पे सबूत है भी नहीं है। तो फिर इल्जाम ही है ना, अगर सबूत वाले लोग भी अगर रामे साहब सबूत नहीं है मेरी आप लेट्स से हमारी तो बहुत होता है, हाँ, फिर तो हमारी वो सारी की सारी जो भी चीजें हैं, जो इल्जामात हैं, इसका मतलब वो झूठे हैं। देखिए सबूत तो पहली चीज है। अगर आप कहते हैं कि इसका कर दिए जाते, कमीशन का सबूत कहाँ पे होता है, चाहे कोई भी हो, नहीं कमीशन का सबूत अगर नहीं होता तो मुझे बताएं आज मोहम्मद खान भट्टी अंदर क्यों होता और वो
एक्शन क्यों ये बकता कि मेरे सामने देखिए मैंने आपको बताया ना कि कोई ऑफिसर बोल पड़े तो, कोई अगर जिसने कमीशन दिया वो बोल पड़े तो ये परवेज इलाही के खिलाफ तो सबूत मौजूद हैं भाई। मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मौजूद। ये मिथ थी कि चौधरी जो हैं ये बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, उनको हाथ नहीं डाला जा सकता। मुन्नस इलाही भाग गए सारा पैसा लेकर, और यहाँ पर परवेज इलाही के ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनके बहुत ऊपर तक राब्ते, और ऊपर तक राब्ते आप भी समझते हैं मैं किनके बारे में कह रहा हूँ। रात वो भी फ़ोन उठाने से जो थे उन्होंने इनकार कर दिया, वो वहाँ पे भी फ़ोन घुमाए गए। गो परवेज इलाही के अपने फ़ोन से नहीं किया गया फ़ोन, तो जिनके बंदे बाहर से किया गया, फिर। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है रामी साहब, इनको बहुत ही अच्छा प्लान करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि सैयद ज़फ़र चट्ठा साहब को अगर आइंदा से कोई टास्क दिया जाए या उनके पास कोई टास्क है या किसी को गिरफ्तार करना है, तो खुदारा वो चंद अपने ही सीनियर अफसर्स के साथ बैठकर पहले उसको प्लान कर लिया करें। ये अचानक से कि जी एसपी मॉडल टाउन भी पहुंच गई और वो भी पहुंच गए, तो इस तरह से तो ना पकड़े जाते हैं। इस तरह तो आपके पहुंचने से पहले मीडिया वहां मौजूद था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप मुझे ये बताएं आपका ऑपरेशन कहाँ पे सीक्रेट था? अगर मीडिया वहां पर मौजूद है, और क्या मीडिया के लोगों का परवेज इलाही साहब के या उनके खानदान के लोगों के साथ रब्ता नहीं है? बिल्कुल रब्ता, कौन तो फिर तो इतला तो आप उन तक पहले पहुंचा रहे हैं, तो आपने इसका मतलब है कि ना इसको सीक्रेट रखा इस पूरे प्लानिंग को, और दूसरा आपने फिर मीडिया को वहाँ रह कर दिखवाने दिया कि किस तरह से आपके पुलिस एहलकार गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आपने वो गाड़ी इस्तेमाल की, आपने वो रोड भी एक तरफ से खुला रखा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ी मिस प्लानिंग थी, और इस मिस प्लानिंग पर शायद अफसरान को उसका फिर नतीजा भी तो वैसा ही निकला है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ज़हूर इलाही रोड का हमने रुख करना है। अभी तो हमने कल रात की तमाम सिचुएशन पे बात कर ली है। अभी मौजूदा सूरत हाल बताने के लिए हमारे रिपोर्टर हसन अली वहाँ पे मौजूद हैं। सो हसन बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़हूर इलाही रोड पर? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ज़हूर इलाही रोड की, तो ज़हूर इलाही रोड को अभी भी जो है वो ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से बंद किया गया, और गुज़िश्ता रात जो यहाँ पे ऑपरेशन किया गया एंटी करप्शन की जानिब से और पुलिस की जानिब से साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के हवाले से जो ऑपरेशन किया गया वो सुबह तक जारी रहा। ताहम परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, और परवेज़ इलाही के जो वकला हैं वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आज जो है वो अदालत से भी रुजू करेंगे। जबकि इस अब से कुछ देर कबल जो है वो साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ इमरान मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो भी ऑपरेशन किया गया ये सरासर गलत है, और अदालती हुक्म के बगैर जो है ये ऑपरेशन किया गया, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो थाना गालिब मार्केट में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में जो है ये बताया गया है कि किस तरह से गुज़िश्ता रात जो है वो यहाँ पे परवेज़ इलाही की जानिब से के जो यहाँ पे मुलाजमीन थे उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। इसके साथ साथ जो पानी है वो फेंका गया, जबकि कार्य सरकार में मुदाखलत जो है वो की गई। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि यहाँ पे जो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ठीक है, रोड को खोल दिया गया है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी हालात यहाँ पे अब नॉर्मल हैं। सो हसन हमारे साथ ज़हूर इलाही रोड से मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपका। आमिर भाई, अब आगे क्या होने वाला है? जिस तरह से जो रात सारी ऑपरेशन हुआ उसके बाद अब एकदम से सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, अदालत वो पहुंच गए हैं, मतलब फिर वो तमाम चीज़ें क्यों की गई? मैं वैसे समझता हूँ कि जो मेरा अपना तजिया है ये किसी का नहीं है कि ये मुज़ाकरात थे, मजाक किया गया है, और मुज़ाकरात जो हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे, अब वो नहीं रहेंगे। आज शाम में चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं, और शायद उसमें वो ऐलान करेंगे कि ये अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि उनके सदर के ऊपर उनकी पार्टी का चेयरमैन के बाद दूसरा बड़ा ओहदा है। अच्छा, कल तक लग रहा था कि अब इलेक्शन एक टाइम पे होंगे और PTI इलेक्शन तो एक टाइम पे होंगे, वो तो आप चले वो तो रहने दें। इत्तेफाक जरूरी था ना PTI का? नहीं, PTI का इत्तेफाक भी कोई जरूरी नहीं है। PTI असम्बलियों की जमात नहीं है, PTI असम्बली से बाहर बैठी है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान और एक तरफ इमरान खान है। वो बात आप भूल जाएं कि ये असम्बलियों में मौजूद हैं और इनकी कोई प्रेशर है, उनको कोई कुछ मासवाई पार्लियामेंट के सेनेट के अंदर चंद सीटें इनके पास हैं। इसके अलावा तो ये अब ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर से आवाज़ उठा सके।
तो ये बाहर से खड़े होकर जितना मर्जी शोर में चाहे तो असम्बलियों की बहाली का भी तो कह सकते हैं इमरान खान साहब, अगर हम कहें कि इत्तेफाक आप ये बात करेंगे मुतालिबात भी तो माने जा सकते हैं। कबल अज़ वक्त होंगे कि नहीं होंगे? कबल अज़ वक्त नहीं होंगे, वो उनका मोमेंटम ही नहीं है हाँ, उस तरह का। ऐसे ही है, हालात ही और नहीं ऐसे मैं ग्राउंड रेस्ट इन पीस 14 मई के लिए जिन लोगों ने टिकटों के पैसे दिए थे बेचारों के पैसे मारे गए। अब वो नई टिकटें होंगी, नया इलेक्शन होगा, अब इस पर तो एग्री हो गए सब। अब आपका जो मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात मैं कहता हूँ उसको बड़ी काफ वाली के साथ मुज़ाकरात है, ये मुज़ाकरात जो हैं अब जाके 3 मई को होंगे। मुझे बताएं क्या 10 दिन के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? और 3 मई को भी ये अभी TOR तय कर रहे होंगे। एक तरफ कहा जा रहा है हम अपनी लीडरशिप से रब्ता करते हैं कि TOR क्या होंगे, इस कमेटी में किस तरह से काम चलेगा। ये एक कमेटी पड़ गई है जो मुझे लगता है कि साल 1 साल की कमेटी है, जिसमें सिर्फ खिलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि उस तरह से अदालती सपोर्ट भी PTI को अब मुयसर नहीं है, जो मुझे उस दिन के फैसले से लगा कि उन्होंने कहा कि हम मजबूर नहीं कर सकते हैं मुज़ाकरात करने पर, उसके कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ओपन फील्ड है गवर्नमेंट के लिए और उसके अलाइज के लिए, इत्तेहादियों के लिए। तो जहाँ तक मर्जी इसको ले जाना चाहें वो ले जाएंगे। वो एक मुतालबा रखेंगे, कहेंगे अच्छा जी हम अपने बंदों से पूछ के आते हैं, और फिर वो जिस बंदे से पूछने जाएंगे शहबाज शरीफ सर, वो कहेंगे मैं अपने इत्तेहादियों से पूछता हूँ। इत्तेहादियों में आगे एक बंदा मानेगा, एक बंदा नहीं मानेगा। ये वो रिश्ता है जो नहीं होने वाला। वो आपको पता है जो इश्किया रिश्ते होते हैं ना, जो अली कौम का वक्त जाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है। हमारा क्या वक्त जाया? अच्छा लोग कौम का क्या वक्त जाया? आज उम्मीद लगा के यार कौम अपना काम करे, कहीं आटा नहीं है, कहीं चीनी नहीं है, कहीं घी नहीं है, कहीं पेट्रोल नहीं है। कौम का वक्त वैसे कैसे जाया? अवाम को ये पता है कि अच्छा इलेक्शन हो जाएंगे, हालात कुछ शायद बेहतर हो जाए, उनके मसाइल शायद कुछ कम हो जाए। रोजमर्रा के लिए घी के लिए, आटे के लिए दिहाड़ी करनी है। मैं ये तो कह रही हूँ ना, अवाम को उम्मीदें हैं ना कि शायद इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, उसको इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है ना, उसे कोई नहीं, इमरान खान से कोई नहीं, शहबाज शरीफ से अपने बच्चों के पेट से है भाई, सिंपल। बेहतर भी नहीं होंगे हालात कैसे बेहतर हो जाए? अच्छा इलेक्शन होने से ये जो गंदम 30 मन आती है, इलेक्शन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1 एकड़ से 30 मन आती है, उसमें से 60 मन आना शुरू हो जाएगी। इलेक्शन हो जाएगी। इलेक्शन होने से अगर कोई ये समझे ना कि आम शहरी, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, मैंने देख रही हैं, अगर काम ऐसे ही रहना भाई जो मर्जी आप कर लें, इलेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप कहें कि पेट्रोल आपको 100 रुपये लीटर मिलेगा, चीनी आपको 20 रुपये किलो मिलेगी, आटा आपको 5 रुपए का 20 किलो का थैला मिलेगा, भाई कभी भी नहीं हो सकता। क्यों आवाम सपोर्ट करें? उसके बाद इलेक्शन के बाद आपने IMF के पास जाना ही जाना है। IMF की मजीद जो शराइत रहती है वो आपने पूरी करनी है। हाँ वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, जो मर्जी आ जाए, महंगाई वैसी की वैसे रहेगी। अब आते हैं बात कि कौम को फिक्र किस चीज़ की है। कौम को अगर फिक्र होती ना तो पेट्रोल आपका 284 रुपए से ऊपर जा चुका है। कोई निकला सड़कों के ऊपर, कोई निकला सड़कों के ऊपर, ट्रैफिक वैसे की वैसी है, गाड़ियां वैसे की वैसे चल रही है, मोटरसाइकिल वैसी चल रही है। अगर इतनी इनको फिक्र होती तो ये लोग सड़कों पर निकलते। ओपोजिशन जो बैठी है, इमरान खान साहब, वो भी अपने घर ज़मान पाक में बैठे हैं। भाई आप महंगाई का रोना जो है उसको प्रोपेगेंडा करो, आप उस पर प्रोपेगेंडा करो कि महंगाई आपने इतनी कर दी है, बजाय आपके कोई और झूठ बोल बोल के आप अपना जो है वो चीज़ें बता रहे हैं। महंगाई को लेकर आवाम के साथ निकलें ताकि इनको पता चले कि भाई लोग कितना मर रहे हैं। आप तो स्कूल से बैठे हुए हैं रामे साहब, बाल्टी में से निकले तो आवाम के लिए निकले सर। बाल्टी नहीं, वो एक बंदा वो बाल्टी में पड़ा हुआ है, अब उसको बाल्टी नहीं है, वो तोप है। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सियासी सूरत हाल अपनी तरफ एक बात तो वाजे कर दी है जी हमारे रिपोर्टर्स ने कि सियासी हालात जो भी रहें, इलेक्शन हो ना हो, आवाम का रोना धोना, आवाम के मसाइल वही रहेंगे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। शुगर माफिया का सरकारी नर्ख मानने से इनकार, चीनी 135 रुपए किलो में फरोख्त, शदीद बहरान का खदशा, कल आटे के बहरान की बात गश्ती, आज चीनी के बहरान की बात हो रही है। सो अली, आवाम इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, एक तो चीज़ आपने वाजे कर दी, कोई इसको कंट्रोल भी करेगा कि नहीं करेगा? देखिए हर साल अब गन्ने की क्रशिंग हो चुकी है, अब एक चीज़ आपके पास आ चुकी है, उसके बावजूद चीनी का बहरान। मैं यही तो कह रही हूँ, सवाल ये निशान है भाई क्यों? देखें आपकी मुख्तलिफ शुगर मिलें इस वक्त नादहिंदा है। आपका केन कमिश्नर जो है वो मुतअद्दिद बार इनको वार्निंग लेटर जारी कर चुका है कि खुदारा किसानों की जो रकम लायबिलिटीज़ हैं आपके पास वो अदा करते हैं आप, लेकिन ये लोग अदा नहीं करते, ये आपको उल्टा ब्लैकमेल करते हैं। और ये ब्लैकमेल किया जा रहा है गवर्नमेंट को। किस कौन रहा है? अवाम। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। गवर्नमेंट को फर्क पड़ता तो आप इन शुगर मिलों के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करते।
कि आप किसानों की ये रकम जो है वो क्यों नहीं दे रहे, किसानों की लाइबिलिटीज़ आप पे क्यों नहीं कर रहे। फिर इनका मुतालबा ये है कि हमें चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने दीजिए। जब चीनी बाहर जाएगी तो पाकिस्तान में चीनी ख़त्म हो जाएगी। फिर ये क्या करेंगे कि पाकिस्तान में चीनी नहीं है, बाहर से लेकर आएंगे चीनी, जो यहाँ पे हम 120 रुपये 30 रुपये आम दिनों में मिल रही है, चलो महंगा रेट लगा कर, वो फिर हमें 150 रुपये में मिलेगी। उसमें से लोग अपना कमीशन कमाएंगे। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट के ऊपर सिंपल सी बात ये है ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है, उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। थैंक गॉड आपने सिर्फ ये काम मौजूद है। हम सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपए लुटा रहे हैं आवाम के ऊपर। आप सिर्फ इतना कर दें, जो चीज़ आपने एक सरकारी नरखनामे के ऊपर मुकर्रर कर दी है ना, वो आम आदमी को उस पर मिल जाए। हो ही ना जाए ऐसा खुदा कुछ। कभी नहीं हुआ। हाँ, इतने आप साल बाजारों में पहले चले तो जाएं, कभी भाई वो सामने लगा के बैठे कि ये सरकारी नर्क है रलने चिकन से, का, और अगर ये ये सरकारी चाहिए तो रेट ये है, ले- मजाल है जो मैं आपको सरकारी रेट पे सवाल ही आपको नहीं कुछ चीज पैदा दे होता, जाऊं सवाल ही और आप नहीं मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले आप। वो सिंपल ये कहता है, जो और करना है अगर करने दो। अगर आप देखें सब्जियां अगर आप खरीदने जाएं, सरकारी निर्ख लगाया तो हुआ लगाया best। होता है, लगाया होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल बहुत ही लगाया सब स्टैंडर्ड चीजें पड़ी हैं जो आपका देखने को दिल नहीं करता। कौन है ये माफिया आमिर भाई, किसने करना है इसको कंट्रोल? मुझे तो पहले ये खबर ही प्लांटेड लगती है, मुझे माजरत के साथ मुझे ये खबर ऐसा लगता है जैसे जो शुगर डीलर्स हैं उन्होंने जारी करवाई है और उन्होंने उसमें शामिल कराया यानी कि बिला वजह का शोर मचा एक हफ्ते का स्टॉक रह गया है। अच्छा, आपको याद है इसी रमज़ान में 23,000 बोरी चीनी पकड़ी गई थी एक फ्लोर मिल के अंदर से। याद है ऐसी कि नहीं ऐसी याद ऐसी है? बड़ी कार्रवाई ये अभी भी जो चीनी है, ये क्या फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो मिल ओनर जो हैं, चीनी की मिल बनाते जो शुगर मिल, वो क्या उन्होंने अपने पास स्टोर की होंगी? उन्होंने इसी तरह मुख्तलिफ स्टोरेजेस में रखी होती हैं। और ये चीनी माफिया का जो डीलर्स हैं, सही, ये मिल ओनर को एक तरफ रखे हैं, वो सब्सिडी लेते हैं नहीं लेते हैं, मैं उस तरफ भी आता हूँ। असल बात यह है कि जो डीलर्स हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस पर सट्टा खेलते हैं। अच्छा, और ये सट्टे को बढ़ावा देने के लिए ऐसी खबरें जारी करवाई जाती हैं कि एक हफ्ते का यानी स्टॉक रह हकीकत गया। से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये आप देखें ना, बेचैनी और हैजानी कफियत देखें कि हम भी कह रहे हैं कि चीनी खत्म हो जाएगी, जैसे पता नहीं इस मुल्क से एक हफ्ते में ऑक्सीजन हाँ खत्म हो वाकई जाएगी। ऐसे है। हालांकि ना चीनी खत्म होएगी ना ये ऑक्सीजन खत्म होएगी, ये चीनी भी यहीं पे रहेगी, मिठास भी इसी तरह से कायम रहेगी। सिर्फ इस होल्डर्स जो डीलर माफिया है, इनको ये चीनी बुक कराते हैं मिल से। रामे साहब आपकी बात को थोड़ा सा करने लगा हूँ, बुक करवाते हैं और चीनी उठाते नहीं है, अच्छा, उस पर ये सट्टा खेलते हैं। चीनी वही गोदाम में पड़ी रहती है, इनके नाम पे होती है, उसी पर सट्टा खेलते हैं। ये एक एक पैसे, दो दो पैसे, पाँच पाँच पैसे, दस दस पैसे का सट्टा है और उससे करोड़ों रुपए जो है ये कमाते हैं रोज के रोज। तो ये खबर जो है इस तरह की प्लांट की जाती है, फिर ये बेचैनी फैलाई जाती है। इसे जाने को गवर्नमेंट को ये चाहिए, मारे छापे इनके डीलर्स के पास, कहाँ कहाँ इनका है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो हैक करें, पता चले हमें भी। बिल्कुल। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी आपको ये ऑडियो चीज़ें लीक्स आ रही भाई हैं, सब कुछ वीडियो पता लीक्स आ है, रही भाई हैं। सब कुछ पता है। बुज़दार की हुकूमत थी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक बात मैं उनकी मानता हूँ कि उन्होंने इन फैक्ट्री माफिया को ना सही नथ डाल के रखी थी उन्होंने। यही केन कमिश्नर जो सेक्रेटरी फूड है जमान भट्टू, यही उस वक्त केन कमिश्नर थे। अब उनको सिर्फ सेक्रेटरी फूड का चार्ज दिया गया, पहले केन कमिश्नर थे। इन्होंने ही ऑपरेशन करके सट्टेबाजों को, इनकी मिलों को, इनके डीलरों के ऊपर व्हाट्सएप पकड़ा गया था उसी जोर में। हाँ, ग्रुप्स पकड़ लिए थे। ऐसे ही है। तो अब भी कार्रवाई करें ना, अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? एक बात तो मतलब ये- एक चीज ना, हर चीज आपको मालूम है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और इन्होंने एट द टाइम आके ये आवाज उठानी है और हमें ब्लैकमेल करना है। आप पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते? बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज आने के बाद ही क्यों करते हैं? आवाम के लिए मसाइल जो धोखा है, वो- धोखा हाँ। सरकार की तरफ से भी, इन लोगों की एक तरफ बात यह है, दूसरी बात यह है कि पंजाब का मासवाई इंडिया के साथ और किसी मुल्क के साथ कोई वो नहीं है, सरहदी राब्ता नहीं है। अगर पंजाब के बॉर्डर्स को सील कर दिया जाए तो पंजाब की चीनी पंजाब में रह जाएगी और इतनी चीनी होगी कि जो रामे साहब भी बता रहे थे, बड़ी 50 वाफर रुपए चीनी किलो मौजूद होएगी। है, बहुत वाफर इतनी चीनी चीनी होगी कि लोगों को 50 रुपए किलो में मिलेगी, 95 रुपए आपको रेट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वाफर सिर्फ ये चीनी स्मगलिंग मौजूद रखवा दें, पंजाब के बॉर्डर सील कर दें, चीनी, गंदम, चावल ये बाहर नहीं जा सकता। अब आपने ये स्मगल तो का आप अमर जो है भाई ना, स्मगल का लफ्ज इस्तेमाल करनी है, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है कि वही इसको तो कह रही वहीं ये पे रोक तजावीज जो है ना, ये यहीं तक ही मैं मैं ही ना आगे बढ़ा दिया जी। हम हाँ, ब्रेक मैं ले ही ना लेते हैं, आगे ब्रेक के बढ़ा बाद दिया। आपको ड्राइंग नाज़िम करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आपकी मुलाकात कराएंगे
हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और फिर आर्टिस्ट लोग जो हैं वो अपने फ़न में ज़बरदस्त महारत भी रखते हैं, अपने फ़न का जादू जगाते हैं, जहाँ कहीं पे भी जाते हैं अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। आज की भी हमारी मेहमान कुछ इसी तरह से हैं जी, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। शानाया चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है जो कि आर्टिस्ट हैं। सो आर्ट से रिलेटेड उनका शौक़ कैसे पैदा हुआ, किस तरह से काम कर रही हैं, और वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शनाया मुझे ये बताइएगा, आपने ये फील्ड ज्वाइन कैसे की? शौक था, एक्सीडेंटली हुआ, किस तरह से प्लान चीज़ें थी? नहीं, प्लान तो कुछ भी नहीं था, शौक थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं मेडिकल ज्वाइन करना चाहती थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। मैं मेडिकल ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन फिर वो होता गया धीरे धीरे, तो फिर इधर आ गए। सही। सो मुझे ये बताइएगा, मेडिकल और आर्ट दोनों एक डिफरेंट हैं, Different पहलू। field है। सो अगर आप मेडिकल ज्वाइन करना चाहती थी, पेरेंट्स तो बिल्कुल भी इस पे नहीं एग्री होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं हर किसी का ख्वाब भी होता है बच्चा हमारा डॉक्टर बने। हर किसी का ख्वाब भी होता है, मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ था। मैं एक स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल से मतलब पढ़ी हुई थी। 9th-10th में मतलब 8th में आके ना मेरा स्कूल चेंज कर दिया। अब वो था उर्दू मीडियम, उर्दू सोशल स्टडीज़ मेरे मतलब के उर्दू में हो गए, और मैं इंग्लिश मीडियम थी तो मेरे मार्क्स इतने नहीं आ पाए, उस वजह से उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया था साइंस में। उन्होंने कहा नहीं, ये कर नहीं सकेगी साइंस, तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, इस वजह से फिर मतलब मैं पढ़ नहीं पाई साइंस। सही। सो आर्ट आपका काम मैं देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। कैसे सीखा, किस तरह से स्टार्ट लिया, और किस तरह से आपने माशाल्लाह इतनी महारत हासिल की? इसका यही है कि मतलब कि सीखा इस तरह के 9-10 से, फिर 2-1 FA में किया, फिर शौक मुझे पहले भी था, उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद ही कुछ टीचर्स ऐसे थे कि मतलब वो सिखाते गए जो नहीं पता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बैचलर्स इसमें आके किया, फिर वो एक आर्टिस्ट बन गया फाइनली। सही। तो आपको क्या लगता है आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है इस फील्ड में? मेरी पेंटिंग भी बहुत अच्छी है, मेरी स्केचेस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब लैंडस्केप्स वगैरह जो करूँ तो फिर उसमें अच्छा ही करते हैं। कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग मुकम्मल करने में? पेंटिंग में टाइम लगता है, लेकिन जो स्केचेस हो जाते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। एक दिन में आई थिंक एक स्केच अगर खाली पोर्ट्रेट बनाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। सही। सो कितना मैटर करता है आपकी अच्छी पेंटिंग की क्वालिटी के लिए? कलर्स, आपका बोर्ड, आपका आइडिया, किस तरह से सबसे पहले क्या चीज़ आपके जहन में होती है? ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर कुछ कलर्स आपको जो अट्रैक्ट करते हैं वो आप फिर उनको अपने कैनवस पे ले आते हो कि लाइक जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है उसको फिर आप दिखा देते हो पेंटिंग में कि क्या आपको अच्छा लगता है। दौड़ है एक, क्योंकि आपके पास आर्ट की फील्ड में भी अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप सोशल मीडिया देखें तो माशाल्लाह आपको इतना ज़बरदस्त काम नज़र आता है। सो आपको नहीं लगता कि ये डिफ़िकल्ट भी अब हो चुका है कि कुछ नया करके दिखाना जिसमें अट्रैक्शन हो, कोई खींचा चला है आपके काम की तरफ? बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, और इसमें ये होता है ना कि हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, जो कुछ हमारे अंदर होता है जो हम कह नहीं पाते, उसको हम अपनी पेंटिंग्स के थ्रू मतलब दिखा देते हैं अपने अंदर की बातें। सही। तो ये मुझे बता दीजिएगा, जो लोग फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, पेरेंट्स उनके लिए बड़े वो कंसर्न होते हैं, और ऑब्वियसली आपके सामने महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपके ब्रशेज़, आपके कलर्स, ये सब चीज़ें मैनेज करना, ख़रीदना, क्या वाकई ही ये महंगा तरीन शौक़ या महंगी फील्ड है? महंगी तरीन तो फील्ड है, लेकिन जब आप एक चीज़ में आ जाते हो ना तो फिर आप उसके साथ आई थिंक कर लेते हो, मैनेज अपने आप हो जाता है। जैसे अब मैंने फील्ड ज्वाइन की, ठीक है, तो उसके बाद मुझे अपने आप ही ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। जब आप सीख लेते हो तो फिर अपने आप आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, तो इसमें आपका फील्ड अच्छा, आपने प्रोफेशनल फील्ड की बात कर दी, तो पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को लेके लोग चल सकते हैं? पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को लेके लोग बिल्कुल चल सकते हैं, और जब से हमारी डिग्री लॉन्च हुई है तब से तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब लोगों ने अपने मतलब रेस्टोरेंट्स, अपने ये हॉस्पिटल्स वगैरह में भी करवाना शुरू कर दिया हर जगह। अब आई थिंक ये ज़्यादा हो रहा है, और होना भी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए इस चीज़ की। तो आपकी पूरी टीम है कि आप अकेली काम करती हैं? मेरी टीम है।
टीम है, सही, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि उनका अपना रूम, अपना घर बड़ा डिफरेंट होता है, आपने अपने घर में डिफरेंट क्या मेरा भी ऐसा ही है, पेंटिंग्स हर तरफ, स्केचेस अपना स्केच बनाया है? नहीं, अपना अभी तक मैंने नहीं बनाया। अपना नहीं बनाया है। अच्छा, बेस्ट अभी तक का आपका काम जिसको लोगों ने भी बहुत पसंद किया हो और आपको भी लगता हो कि ये मास्टरपीस है? मेरी अभी एक रीसेंट डिस्प्ले हुआ था अलहमरा में, मेरे प्रिंसिपल्स वगैरह के साथ मेरा वो डिस्प्ले लगा था और वो सब ने बहुत अप्रिशिएट किया था। वो था मेरा मास्टर। क्या प्लानिंग है आगे, क्या मज़ीद करना चाह रही हैं? आप स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगी, क्या प्लान क्या है आगे? मेरा ये है कि मेरे जितने भी डिस्प्लेस जो पाकिस्तान में है ना, वो मैं आउट ऑफ कंट्री लाइक यूके, यूएसए, उधर की गैलरीज में डिस्प्ले करवाऊँ। मेरा ये है। कितने अपने काम से मोहब्बत करती हैं, उनको कैसे संभाल के रखती हैं? अब जैसे आप बाइक लेके जाना चाह रही हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन अब है भी तो सही, लाइक एक काम हमने किया है तो उसे शो भी तो करना है कि ये हमारा काम है, तो आई थिंक उसको इसी तरह। फीडबैक कैसा आता है? ये जो आप एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं पाकिस्तान में, बाहर बिल्कुल कहते हैं जी डिफरेंट फीडबैक होता है। सो अभी तक आपको आपके काम पे फीडबैक कैसा मिला है? पाकिस्तान में और बाहर फीडबैक टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि बाहर के लोगों को इसकी सेंस है आर्ट्स की। यहाँ की जो जनरेशन है ना, उनमें अवेयरनेस आ रही है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं ना, वो इस चीज़ को लाइक तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मतलब जब उनके अपने बच्चों की बारी आती है तो कहते हैं नहीं मेडिकल में जाओ। उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वो अभी उनको देखेंगे तो। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल है? आपकी पहचान आजकल हर कोई अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बना रहा है, सो आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया? हाँ, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है और मेरी सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे बाइक की गैलरी से मतलब वो हुआ है, मतलब उन्होंने मुझे कहा है कि आप आएँ और आप डिस्प्ले करें। सही, तो मेरा प्लान है। सही। अब मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि आपके फ्यूचर प्लान्स हुई हैं, पाकिस्तान में रहकर अगर आप इस बिज़नेस को लेके जाना चाहते हैं, सो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? फील्ड ज्वाइन कर सकती हैं लड़कियां, लड़के, ये नौजवान? ज़रूर करें, ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें लाइक आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ लोगों को बता सकते हो, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इसकी, और अब कमिंग जनरेशन इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और ये बल्कि करना चाहिए। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वाले? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि इसको मतलब कुछ लोग कि करना चाहिए, इसको करना चाहिए। सही। सो आपका शौक जहाँ कहीं पे भी है, आपको वहाँ टाइम भी देना है और अपने काम को मनमाना भी है और मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच शनाया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, हवाएं भी चल रही हैं, कभी एकदम से शदीद गर्मी हो जाती है, कभी मौसम बेहतर होता है, लेकिन प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिशों का इम्कान है। वीकेंड बहुत आप लोगों ने प्लान करना है जी, बाहर लोग जाते हैं, सो कैसा रहेगा वीकेंड, मौसम कैसा होगा शहर का, कोमल से जानते हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एना शहरी लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह के आगाज़ में ही बता दिया गया था, और हम देख भी रहे हैं कुछ इसी तरह का मंजर देखने में नज़र आ रहा है। कभी जो है वो हवाएं चलती हैं तो मौसम दिलफरेब और दिलकश अदाएँ दिखाता है, तो कभी जब हम देखते हैं कि सूरज किरणें तेज़ करता है तो तपिश और हरारत महसूस की जाती है, और शहरी थोड़े से परेशान भी नज़र आते हैं। अभी हम रकम में देख सकते हैं कि शहर लाहौर के बासी जो है वीकेंड इंजॉय करने के लिए खासतौर पर जो नन्हे बच्चे हैं वो बैट बॉल से जो है वो शहर लाहौर के इस बदलते मौसम के रंगों के साथ जो है वो अपना मज़ा दोबारा कर रहे हैं और खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो यकीनन शहर लाहौर में जो हम पार्कों में मुख्तलिफ रौनकें देख रहे हैं वो बिल्कुल भी ना देखने में नज़र आती, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए बारिशों से मुतलिक तो महकमा मौसमियात के टाइम से बहुत ही कम इम्कानात हैं जो बताए जा रहे हैं कि शायद कहीं पर हल्की फुल्की रिमझिम देखी जा सकती है। और लाहौर में जो है वो हम ये भी देखें जो ही हवाएं चलती हैं तो जो हमारे कलरफुल से पौधे हैं, जो हमारे कलरफुल से पौधों पर खूबसूरत से फूल हैं ख़ास तौर पर, वो बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब दिखते हैं और आंखों को यूँ कह लें कि ठंडक पहुँचाते हैं। कुछ देर के लिए जो है वो अपनी तमाम परेशानियाँ भूल कर कुदरत के हसीन मनाजिर देखते हैं, हसीन नज़ारे करते हैं और ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और इस दुनिया को कितने खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो संजोया है कि
हर देखने वाला जो है वो एक दफ़ा अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन मनाजिर के आप यूँ कह लें कि एक आगोश में खो जाता है कि किस तरह जो है वो अल्लाह ने इस दुनिया इस कायनात को बनाया है और हर शख्स हर चीज़ जो है वो अपने अपने अंदाज में अपने अपने फ़राइज़ जो है वो सारे अंजाम दे रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हमें कोमल ने बताया कि जी मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। अब हमने आगे बढ़ना है और आपके साथ शेयर करना है एक टोटका, और टोटका शामिल करेंगे आज की हम हेल्थ टिप में। अच्छा जी, गर्मी जो है वो मौसम अब आगे तो मज़ीद आएगी, ऑल्दो अभी वो वाले लेवल की गर्मी नहीं है। सो आपको ये बता दें कि जी अगर आपने गर्मी से निजात हासिल करनी है तो गर्मी में आप लोगों ने करना क्या है। बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन के मसाइल रहते हैं, गर्मी दानों का भी इशू रहता है कुछ लोगों को। अच्छा जी, गर्मी दानों से अब आपने निजात कैसे हासिल करनी है। वो लोग जो कि आउटडोर काम करते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहती है। सो इसके लिए क्या करना है कि जी आपने इससे निजात हासिल करने के लिए कुछ घरेलू टोटके हैं जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाएँ अगर आप खाएंगे, हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए मुफीद होगा। पानी का इस्तेमाल नो डाउट हर सीज़न में, हम लोग अक्सर समझते हैं सिर्फ गर्मी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। जी आपको सर्दियों में भी और गर्मियों में तो इसकी डबल अहमियत हो जाती है। फलों के मुख्तलिफ इकसाम जो हैं, अगर इनमें आप थोड़ा सा पानी मिलाकर भी इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 बार, जूसेस जिनको हम कह देते हैं, जी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। मीठे अनार का जूस, तरबूज गर्मी दानों से निजात दिलाते हैं। तरबूज का सीज़न है, आपको हर जगह और बहुत सस्ता अवेलेबल है। सो जितना आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं करें, हर एज के लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद है। नीम के पत्ते जो हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी दानों से उससे भी निजात हासिल हो सकती है। और फिर कोशिश ये करें कि अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, साफ़ सुथरा रखें, सफाई निस्फ़मान है। शदीद गर्मी में वो लोग परेशान नहीं होते जिनका मामूल होता है कि वो हर रोज़ नहाते हैं। साफ़ सुथरा रहना जो है आपको ना सिर्फ गर्मी दानों से बल्कि बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकता है। और इसके साथ साथ जिन लोगों को ये इशू रहता है गर्मी दानों का, रैशेस का, वो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, क्रीम्स का मुख्तलिफ कम अगर रखेंगे तो उनको ये इशू भी कम रहेगा। अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें, खुश्क रखें और कोशिश ये कीजिए कि धूप में ज़्यादा ना निकलें। टाइम थोड़ा सा आहिस्ता सेटल कर लें क्योंकि कुछ लोगों की स्किन को प्रॉब्लम भी होता है। सो अगर आप धूप में नहीं निकलेंगे तो ये वाले मसाइल आपके कम देंगे। अलबत्ता पानी से इलाज है, साफ़ सुथरा रहना सबसे बेहतर इलाज है। सो ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कुदरती चीज़ों के करीब रहेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यानी आप सेहतमंद रहेंगे। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जो कि है बिग लिस्ट है हमारे पास, मुख्तलिफ करेंसी रेट की आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये था जी लिस्ट हमारे पास आपके साथ शेयर की है। अभी हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने जी आपने वीकेंड को, आपके वीकेंड को कुछ स्पेशल बनाना है, अपने मेहमानों से आपकी मज़ीद मुलाकात भी करानी है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। अच्छा जी, वीकेंड है, हमने कहा कुछ स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए रखें और आपके वीकेंड को स्पेशल बनाएं। और हम यहाँ पर जी आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक आवाज़ से, एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट से मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, राना एहतशाम मंच हैं, गुलकार हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं। कुछ जानेंगे कि उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन कैसे की और बचपन से ही शौक़ रखते थे या फिर कोई किसी से इंस्पायर हुए तो इस फील्ड में आए। और माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, उनका गाना भी आपको सुनाएंगे। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहतशाम आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा सिंगिंग स्टार्ट कैसे की? सिंगिंग बस बचपन से ही शौक हुआ। फैमिली में लोग जो है गाते थे। अच्छा। मेरे पापा की कज़न है, ही इज़ डॉक्टर इन द आर्मी। तो उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में थे। उस टाइम पे ही यूज्ड टू परफॉर्म एट फैमिली फंक्शंस। फिर उनके फादर जो मेरे पापा के मामू हैं वो भी
जो है फैमिली फंक्शंस पे हारमोनियम पे गज़लें वगैरह सुनाया करते थे। तो फैमिली में ही थी, कहने को तो मतलब हम राजपूत हैं, लेकिन अच्छा, तो ये फैमिली चीज़ ने थी। सपोर्ट किया? हाँ, क्योंकि अगर फैमिली की तरफ से बचपन में थोड़ा सा था, लाइक जब मैं इंटर में था, मैट्रिक में था, कि पढ़ाई के साथ ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो कैसे मैनेज किया पढ़ाई को और सिंगिंग को? बस तब तो एक एमेचर लेवल पे ही था कि ना कुछ सोशल मीडिया का इतना दौर था, लाइक 2013-12 के अंदर इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। तो शोज वगैरह होते थे, मुझे याद है कि वो आतिफ असलम का शो था सुर्ख क्षेत्र, आपको याद हो, उसके ऑडिशन थे। तो मैंने कहा कि मैंने जाना है। मेरी मदर मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट करती हैं, तो मेरे फादर भी अब तो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं कहते इस मामले में, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज कंसर्न्ड अबाउट माय स्टडीज। तो ही वाज लाइक कि तुम भी साथ ही चली जाओ इसके, दोनों चले जाओ। सही। तो अच्छा, मतलब तो प्रॉपर सीखा भी किसी से? कोई उस्ताद भी हैं आपके? जी, उस्ताद हैं मेरे, जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई क्लासिकली ट्रेंड सिंगर हूँ, लेकिन बेसिक्स के सुर क्या है, स्केल क्या है, और आप जो नॉर्मल गाने जिसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको आप सही तरह से निभा सको, तो इतना मैंने सीखा। शमून फिदा साहब हैं, जहाँ से मैंने BBA और MBA किया है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से। तो वहाँ पे वो सबको मतलब म्यूज़िक सिखाते थे, गाना क्लासिकल इंडियन, तो उनसे सिंगिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है? क्लासिक अच्छा गाते हैं, कौन सा आप ज़बरदस्त गा लें? मुझे पहले तो शौक था कि मतलब जिस तरह मेरी इंस्पिरेशन थी आतिफ असलम, लाइक अगर मैं सेलिब्रिटीज़ में बात करूँ तो उसकी आवाज़ कॉपी करना, उसके स्टाइल में गाना, तो पॉप म्यूज़िक ज़्यादा था। लेकिन फिर जिस तरह ही म्यूज़िक का ट्रेंड मतलब चेंज होता है, तो आपकी पसंद नापसंद भी उसके साथ चेंज हो जाती है। तो फिर जब बॉलीवुड म्यूज़िक का बहुत बूम आया, लाइक अरिजीत सिंह और ये लोग जब आए, तो उस टाइम पे आके फिर मुझे मतलब वो चीज़ होगी कि मैंने ज़्यादा मेरी इंक्लिनेशन जो है वो बॉलीवुड म्यूज़िक की तरफ होगी। उससे पहले पाकिस्तानी पॉप, आतिफ असलम, अली जफ़र, इन लोगों की आतिफ तरफ असलम का अगर आप बार बार नाम ले रहे हैं तो हमें आतिफ असलम का एक गाना सुना दीजिए। जी ज़रूर जी। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो गाना है, इसमें एक टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ जो आतिफ असलम ने भी यूज़ किया लाइव परफॉर्मेंस में, रिकॉर्डेड वर्जन में, दैट्स कॉल्ड वोकल मॉड्यूलेशन। आवाज़ जो है वो डिफरेंट चैनल से आती है, डिफरेंट लेवल्स पे। जब ऊपर जाती है तो उसमें जिस तरह के डिफरेंट रेजोनेटर्स ऐड हो जाते हैं, लाइक नेजल टच आ जाता है, हेड वॉइस ऐड हो जाती है। जब नीचे जाती है तो आवाज़ ब्रेथी हो जाती है। तो वो चीज़ मैं उसके अंदर जरूर करता हूँ। तो उस चीज़ को परसू भी नहीं किया फिर उस तरह। अच्छा, वो ये था कि स्टार्टिंग में मुझे जब शौक हुआ कि यार मैं क्लासिकल गाऊँ, तो मैं मतलब कवालियों की तरफ मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन हो गई। तो उसमें जो जिस तरह वो सरगम कहते हैं, तो उसको सीखने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो आपको मेमोराइज करनी पड़ती है, तो वो चीज़ मतलब मैं नहीं डेवलप कर सका, तो आई गेव अप ऑन दैट। लेकिन फिर कवालियाँ उस टाइम पे गाई बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह होता है वो चीज़ के ना, मेरी आवाज़ के अंदर वो चीज़ आने लगी थी कि वो टिपिकल कवालों वाला टच आने लग गया था कि आवाज़ सख्त होने लगी थी। तो फिर मैंने कवालियाँ गाना छोड़ दी। तो मतलब ये एक चीज़ थी कि, और जब मैंने कवाली वाला फेज़ मेरा ख़त्म हुआ, तो फिर वापस आवाज़ के अंदर सॉफ्टनेस लाने में और स्केल नीचे रखे, जिस तरह भी आपने नोटिस किया होगा मैं बिल्कुल सॉफ्ट गा रहा था, बिल्कुल। तो जब मैं जिस दौर में सीख रहा था क्लासिकल और कवालियाँ वगैरह गाता था, तो उस दौर में जब मैं बॉलीवुड के गाने गाता था या कोई सॉफ्ट रोमांटिक गाने गाता था, तो आवाज़ ऐसे साउंड करती थी कि जिस तरह कोई मतलब सबक पढ़ रहा है, उसमें अच्छा, फील नहीं होती। प्रैक्टिस कितनी करते हैं रूटीन में? हर रोज की आपकी प्रैक्टिस रहती है? नहीं, रोज ऑन ऑफ एंड ऑन होती है मतलब। लेकिन जब कोई परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह कि आज मैंने आना था, तो मैंने कल मतलब सुबह सुबह कुछ खाने से पहले जो है आधा घंटा जो है वो सिर्फ एक सिंपल सी वो चीज़ होती है, खरज का रियाज कहते हैं उसको, कि सुर जो है सा लगा के उसके साथ अपनी आवाज़ रेजोनेट करते हैं। तो वो किया था सुबह आने से पहले, आधा घंटा किया था। तो वो जब कोई परफॉर्मेंस होती है उससे पहले कर दें ताकि गला थोड़ा इन ट्यून रहे। हाँ, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट गाना आप हमें कौन सा सुनाने? नेक्स्ट गाना दिल को करार है। जी जरूर जरूर।